ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो नए लोग हैं उनका वेलकम भाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो नाम ही हमें बताता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो। मैटर मतलब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी थिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है। तो दैट कैन बी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। तो एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल उसको साइंटिस्ट बोलते हैं मैटर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा शायद, क्योंकि ये बस स्टार्टिंग है और हम सीधा चैप्टर में घुस रहे हैं। तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और इवन सैंड, ये सारे के सारे मैटर है। मतलब इसका डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास कैन बी टर्म्ड एज मैटर। तो आप ये लिख लीजिए, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज मैटर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो इसका हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं। सिंस द अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड द मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो पंचतत्व। तो पंचतत्व मतलब क्या होता है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे ना पुराने टाइम के, तो वो किसी भी मैटर को क्लासिफाई करते थे अ, पांच अलग अलग टाइप्स में। तो वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो इन ये पांच है, मतलब ये पंच है। और तत्वा मतलब एलिमेंट्स बेसिकली। तो ये पांच है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब जो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, मतलब वो शीप हो, मैं ये शीप बना देता हूँ, तो ये हमारी शीप हो। या फिर नॉन लिविंग थिंग, अब घास, मरी हुई घास बोल सकते हो आप। या फिर आप बोल सकते हो बुलक कार्ट। या फिर आप बोल सकते हो एक गाड़ी। तो ये सब कुछ ये पंचतत्व से ही बना हुआ है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब जहाँ तक हमारे इंडियंस आए थे, इंडियन फिलोसोफर्स, वहाँ तक ही एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी आ चुके थे। मतलब उनका भी सिमिलर कंक्लूजन तक वो लोग पहुँच चुके थे। या तो बस यही इस स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट में बस यही है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से अ, थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। तो जो मैटर है ना, वो किसी भी स्पेस में, गिवन स्पेस में, मतलब अगर आप कंसिडर करेंगे एक एम्प्टी रूम, तो अगर कोई एम्प्टी रूम होगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इन चीज़ों को कहा जाता है मैटर। और इनमें मास होता है। ओके, इसमें मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये बन जाते हैं मैटर। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रुको रुको, इससे पहले मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक है, ये अभी से गांठ बांध लो, यहाँ से आगे केमिस्ट्री में ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो लाइक इजीली ऑब्जर्वेबल है, जो रिएक्शन से, मतलब जिसमें रिएक्शंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको कहते हैं फिजिकल, जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस है। और जो केमिकल चेंजेस है वो इतने भी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होते, लेकिन वो होते ज़रूर है। वो रिएक्शंस कॉज करते हैं।
या फिर ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़। तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। फिज़िकल प्रॉपर्टी होता है कलर, या फिर इसका टेक्सचर, या फिर ये कितना मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सब। और जब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो रस्टिंग होता है या नहीं, या फिर ये सॉल्ट से रिएक्ट कैसे करता है, या फिर ये एसिड से रिएक्ट कैसे करता है, या फिर ये बेस से रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल, मतलब जो दिख रही है ना प्रॉपर्टीज़, वही सिर्फ देखने वाले हैं। ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये 1.1 वाला सब टॉपिक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब एक जो भी मैटर होगा, इसका फिजिकल नेचर हम देखेंगे। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, ये आगे जाके भी काम आएगी। तो ये जो मैटर है, या मैटर मतलब कोई भी चीज़, तो वो छोटी छोटे पार्टिकल्स से बनी ही होती है। अगर आप शक्कर का एक दाना लोगे, तो वो भी आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे दानों में बांट सकते हो, उसको भी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट सकते हो, इसको भी तोड़ तोड़ के छोटे 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 पार्टिकल्स में बांट सकते हो। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school of thoughts believed that the continuous they that the matter uh, one school of thought believed matter to be continuous like the block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. तो मतलब जब साइंटिस्ट लोग अपने गप्पे मारने बैठे होंगे, तो इसमें आ, दो स्टेटमेंट्स आई। तो पहला था कि मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक, और दूसरा आया कि मैटर इज़ लाइक अ सैंड पार्टिकल्स, मतलब ये सैंड जैसे छोटा छोटा है, और ये लोग कहते कि नहीं, ये ऐसा ब्लॉक वाला है। तो मतलब इनका कहना था कि ये कंटिन्यूस ऐसा ब्लॉक जैसा है। मतलब अगर आप वुडन ब्लॉक इमेजिन कर सकते हो, तो ये वैसा है। और कुछ लोग कहते कि नहीं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो let us perform an activity to decide how the nature of particles, is it continuous or particulate। मतलब ये either it is continuous, या फिर is it a particulate thing। पार्टिकुलेट मतलब पर्टिकुलर नहीं, पार्टिकुलेट मतलब जो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूस है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ तक तो वैसे इजी है। तो एक्टिविटी देखते हैं। 100 ml का बीकर लिया, फिल हाफ बीकर विथ वाटर। ठीक है, ये हम बीकर बना लेते हैं, हाफ फिल किया वाटर से। मार्क द लेवल ऑफ वाटर, चलो भाई कर लिया ये कह रहे हैं। तो डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ठीक है, हमने शुगर ले ली, ये रेड कलर की शुगर होती है हमारे यहाँ, मज़ा कराओ भाई। तो और फिर हमने सॉल्ट भी ले लिया, और ये या फिर कुछ ना कुछ लेके हमें ये मिक्स करना है। ठीक है। और फिर ये स्टर जब हम करेंगे ना, मतलब जब इसमें स्पून डाल के जब हिलाएंगे इसको, तो वाटर लेवल राइज होता है या नहीं, ये देखना है। तो एक्चुअल में वाटर लेवल राइज नहीं होगा। व्हाट थिंक विल हैपन इन द सॉल्ट। तो आपको क्या लगता है, वाटर लेवल तो चेंज नहीं होने वाला, सॉल्ट को क्या होगा। तो पहले तो हमने सोचा था कि भाई सॉल्ट तो ऐसे कंटिन्यूस होता है, कभी कभी अगर थोड़ी देर हम हवा में रख दे, तो ऐसे बड़े बड़े गोले भी बनाने लगता है। तो मतलब ये कंटिन्यूस हम सोच तो रहे थे, लेकिन जब हमने इसको पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो तब हमें इसका पार्टिकुलेट नेचर देखने को मिला। तो वेयर डज डिसअपियर, डिसअपियर नहीं हुआ, वो बस मिक्स हुआ है, मतलब ये पार्टिकुलेट नेचर में ब्रेक हुआ है। ठीक है। इन in order in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको समझ ही जाना चाहिए, ये यहाँ पर भी है। ठीक है। ये बहुत गंदा हो गया क्योंकि मैं आपको पढ़ाने से पहले पढ़ भी रहा था, तो दैट इज़ वाई। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये यहाँ से अगर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें बस ये दिखाया है कि पहले ये ऐसा था, फिर इसमें सॉल्ट डाल के फिर डिज़ोल्व कर दिया पार्टिकल्स इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये हो के कितने छोटे छोटे हो सकते हैं। देखिए, जब आप
जब आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा भी नहीं। लाइक ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं। और अगर आपको एटम का कंसेप्ट मालूम है या फिर नहीं, ये चलो छोड़ो, ये अगले क्लास में आएगा। और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स का ग्रुप से जो कंपाउंड बना होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये इस लेवल तक भी टूट सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो इन्होंने क्या क्या बताया है कि हाउ स्मॉल इज आर दिस पार्टिकल्स, इसके लिए इन्होंने और एक एक्टिविटी दे दी है भाई। तो मैं एक्टिविटी आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। तो टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ना, ऐसा मतलब एक पत्थर जैसा सॉल्ट होता है। हमारे घर का जो वो होता है ना, हम्म, क्या कहते हैं उसको, आ, हमारे घर का जो वो सॉल्ट होता है ना, उसी तरह का सॉल्ट होता है। लेकिन इसका थोड़ा कलर वायलेट वायलेट होता है। वायलेट, अब मैं आपको, हाँ, तो ये कुछ इस तरह का होता है भाई। हम इमेजिन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो इसको इन्होंने क्या कहा है कि ऐसे पानी में डाल दो। चलो डाल दिया। फिर इन्होंने क्या कहा है कि इसमें से बस 10 ml ले लो और दूसरे बीकर में डालो जिसमें फ्रेश वाटर है। तो क्या होगा, यहाँ पर तो वायलेट 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 कलर का सॉल्यूशन होगा, हमें यहाँ पे तो वायलेट दिखेगा। समझ रहे हो? यहाँ पर तो हमें वायलेट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम वायलेट दिखेगा क्योंकि इसमें से सिर्फ 10 ml लिया है। फिर इन्होंने क्या कहा है, और एक बार डाइल्यूट करो। ठीक है भाई, कर लेते हैं डाइल्यूट। अब क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम वायलेट दिखेगा और ये ऐसा डाइल्यूट होते होते जाएगा। मतलब जब आप एंड में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करोगे ना इसको, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो तब ना ये ऐसे होगा। मतलब यहाँ तक ये थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा तो होगा भाई, थोड़ा होगा और ये नोटिसेबल होगा। अब इन्होंने तो ये 4 बार किया है, आपको चाहिए जितनी बार कर सकते हो, और ये फिर भी स्टिल कलर्ड दिखेगा। देखिए, कलर्ड भी नहीं दिखा तो भी इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रेजेंस होगा। आप एक इजीली ट्राई कर सकते हो, घर में शक्कर लीजिए और इसी तरह से शक्कर का मिक्सचर ऐड करते जाइए। घर वालों से गालियाँ खानी पड़ सकती है शायद, लेकिन फिर भी आप एक बार बस ट्राई कीजिए। आपको एंड में भी जो पानी मिलेगा उसमें थोड़ा थोड़ा स्वीट टेस्ट आएगा। मतलब इसमें भी पार्टिकल्स प्रेजेंस है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। लाइक दिस स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर estimating how small particles of the matter with every delusion, though the color becomes light it is still visible। यही कहना है इनका। तो ये सेम एक्टिविटी डेटॉल से भी कर सकते हो। डेटॉल नहीं है घर पे तो शक्कर से भी कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको डेटॉल पीना नहीं है, शक्कर पीनी है, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इसलिए मैंने कहा था कि वो एटम वाले सेक्शन में मैं नहीं जा रहा, कंपाउंड वाले सेक्शन में मैं नहीं जा रहा। ब्रीफ में बता दिया था आपको। तो लाइक यू सिंपली कांट इमेजिन। मेरे को भी नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जो मैटर को मैटर बनाती है या फिर पार्टिकल्स को पार्टिकल्स ही बनाती है। तो इसकी स्पेशल स्पेशल चीज़ें, जैसे मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो कि इसकी स्पेशल थिंग्स मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ तक तो आना चाहिए, आप 9th में आ चुके हो भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब इसमें क्या है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इसकी है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी मिला के। मैंने आपको पढ़ाने से पहले ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है ऊपर ऊपर से। तो आप देख सकते हो यहाँ यहाँ कुछ 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 कर कर रखा है मैंने, लेकिन खैर कोई नहीं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पहला जो कैरेक्टर, हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको क्या हो, नोट्स वोट्स बना रहे हो तो आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखिए। नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, वरना जितना मैं लिखा रहा हूँ वो एनसीईआरटी पे लिखेंगे तो भी चलेगा।
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है हैव स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, POM ऐसे कर लेते हैं हम, पार्टिकल्स नहीं, ओके आप छोटे बालक हो, मैटर हैव, ये बिटवीन है लेकिन ये बोर्ड में नहीं चलता, इसकी आदत डाल लो, ये सिर्फ मैं लिखता हूँ, ऐसा कोई और लिखता नहीं है, ये शायद मेरा पहला वीडियो होगा, तो खैर कोई नहीं भाई, एडजस्ट कर लो, जिनको पढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा। और कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, और कंटिन्यूसली मूविंग, अभी मैं मीम टेम्पलेट वगैरह नहीं लगा था बिकॉज हम सिर्फ पढ़ेंगे 13-14 मिनट में जितना भी टाइम होगा और चले जाएंगे भाई, आपको भी आपका ट्यूशन है, क्लास है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये बहुत इजी है वैसे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, रेस्ट इन पीस हैंड राइटिंग, लेकिन आपको ये समझ में आएगा बहुत ही जल्दी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कैसा है ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब अगर आप एक ग्लास लोगे और उसमें पानी डालोगे तो ना पानी के जो मॉलिक्यूल्स है या फिर पानी के जो पार्टिकल्स हैं ना, आप पकड़ लो पानी है, पकड़िए आप, नींबू शरबत बनाया है मैंने, यहाँ पे थोड़े लेमन के वो खट्टे खट्टे छोटे छोटे, और यहाँ पे थोड़ी नीचे शक्कर, तो इनके बीच भी ना स्पेस होता है, ओके। अगर आपको ये इमेजिन नहीं हो रहा तो ऐसे इमेजिन कीजिए, थर्माकोल बॉल्स होते हैं ना, वो एक गिलास में डाल रहे हो तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, या फिर आप ऐसे इमेजिन कीजिए बर्फ़ के गोले हैं, बर्फ़ के गोले आपने एक गिलास में डाल दिए तो इसमें भी पानी जाएगा, तो वो पानी कहीं पर जादू से गायब नहीं हो जाता, वो इसके अंदर ऐसे सिंक इन हो जाता है, समझ रहे हो? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ थोड़ी हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन कोई नहीं, चलो एडजस्ट कर लो, बच्चे नहीं हो तुम, अगले साल बोर्ड्स है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आप कहोगे तो फिर ये पानी चलने क्यों नहीं लगता, तो भाई पानी नहीं चलता क्योंकि इसके बहुत अलग रीजंस है, क्योंकि आप उसको एक अच्छे से बॉटल में रखते हो, वरना ये अगर आप गिरा दोगे ना तो ये हल्का हल्का चलता है, मतलब फ्लो होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं एक दूसरे से। अगर आपने लोहे का बॉक्स रख दिया, ये नहीं भागेगा कहाँ पे, ये फ्लो नहीं होगा, लेकिन हवा तो हर जगह फ्लो होती है। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो हवा से, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना कि भाई अगर एक रूम में आप बैठे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारे लोग यहाँ पे आके ब्रीथ करते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका रीज़न बहुत इजी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना हवा के, गैस के या फिर डस्ट के, आप पोल्यूशन भी देखते होंगे तो ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। एक्चुअली जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है भाई सॉलिड्स कैसे मूव कर सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सॉलिड्स बेसिकली ऐसे होते हैं, आप सॉलिड को ऐसे इमेजिन करोगे तो आपके लिए 11th-12th अगर साइंस लेनी है मतलब लेनी है तो लो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा साइंस पसंद है, लेकिन तो ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं, आपको दिखेंगे तो ऐसे ही लोहे का स्क्वायर दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे होते हैं, इस इनके अंदर अंदर पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, तो ये कंटिन्यूसली मूव नहीं करते लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं, ऐसे 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 ये एक्चुअल में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इनका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आपको फील भी नहीं होता। एक्चुअली आपके बॉडी के भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो यही है, अब ये एक्टिविटीज़ अगर मैं पढ़ाने लगूंगा ना तो भाई हो ही गया समझो, तो हम ये थोड़ा स्किप करते हैं, मैं बस आपको जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना तो मैं वो बताऊंगा, ये एक्टिविटीज़ आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, लेकिन कैसा है ना टाइम जाएगा, तो सोच लो भाई, ये शायद आप कब देख सकते हो, एग्ज़ाम से पहले एक दिन, ट्यूशन के एग्ज़ाम से पहले एक दिन,
बोर्ड के पहले, वैसे भी 9th को बोर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लाइक ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे मूव, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता नहीं होगा, शायद आप छोटे बालक होंगे तब शायद ही हुआ होगा, तो आप पूछेंगे कि सर या फिर भाई व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन कॉज करती है। ओके, ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन कॉज करती है। दुनिया में जो भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती ही है। बाकी की एनर्जीज भी होंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होना इज द मस्ट। ओके, ये तो होना ही है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल ऑफ मैटर सिंस दे आर ऑलवेज मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग, आपको ये बताया है मैंने, कंटिन्यूसली मूविंग, इसके कारण इनमें होती है के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर। ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस है ना, अगर आप पानी उबालने लगोगे ना, पानी पानी उबालोगे तो ये लिटरली इतना ज़्यादा ऐसे उछलेगा उछलेगा थोड़ी देर बाद, और उछलेगा उछलेगा और फिर डायरेक्टली स्टेट चेंज करके गैस में बन जाएगा, मतलब वेपर, वेपर से उड़ जाएगा, समझ रहे हो? आई होप यू गाइस आर गेटिंग। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना ज़्यादा रिलेटेबल एग्जांपल है, इसके लिए कोई मतलब ऐसा शक्ति लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्या, आप डेफिनेशंस याद कर लो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इनको इतना भी सीरियसली मत लो कि आपको हर चीज़ याद करनी पड़े। डेफिनेशंस, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है ना तो आप डेफिनेशंस खुद से लिख लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे का पढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। ये शायद मैं हाईलाइट कर दूँ आपके लिए भाई, बिकॉज you know why not, since I have the ability to do some work. तो as the temperature rises particles move faster, as the temperature decreases particles actually move a little bit slower. आपने कभी देखा होगा कि भाई बर्फ़ बर्फ़ हिलता ही नहीं है, जगह से फ्लो भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज टेम्परेचर कम है, तो इसके लिए इसने स्टेट ही चेंज कर लिया है, इसका एनर्जी इतना कम हो गया है ना, इसने डायरेक्टली स्टेट ही चेंज कर लिया, अब ये सॉलिड बन गया है थोड़ी देर के लिए। इससे भी अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपने वो टिकटॉक पे देखा होगा ना, हनी वो बॉटल से निकलता है, देखो ऐसे, मतलब ऐसे स्मूथली निकलता है, वो इतना ज़्यादा स्मूथली निकलता है फिर भी अपना स्टेट यहाँ पे लूज़ नहीं करता, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसका कारण ये है कि भाई ये कोल्ड करते हैं लोग उसको, अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो वो नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ऐसे यहाँ पे स्पिल हो जाएगा, लेकिन इसका रीज़न यही है। आप, आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो टिकटॉक पे आया था ना, कोई नहीं, चलो। सो वी कैन say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. Okay, in the above three activities of ये यहाँ पे particles, we observe that particles of matter intermix on their own with each other। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है, कहाँ पे गया, हाँ, that the particles of matter intermix with their own with on their own with each other। तो हम इसके लिए बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। देखिए, इसका मैं कैसे बताऊँ आपको, पार्टिकल इंटरमिक्स विद देयर ओन विद ईच अदर। ठीक है, मतलब ये खुद से ही मिक्स हो जाते हैं। अगर आप शक्कर को, ये रही हमारी शक्कर, ये हमारी ग्रीन कलर की शक्कर है, एडजस्ट कर लो, और ये पानी को ऐसे ही रख दोगे ना थोड़े दिन के लिए, तो ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लगेगा। आप इसको स्टर करो न करो, स्टर मतलब ऐसे चम्मच डाल के इसको मूव करना, जो आप कर लेते हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये करो न करो मत करो, आपको टेस्ट आना लगेगा। तो ये पार्टिकल्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, मतलब ये खुद से ही कर लेते हैं अपना अपना जो कुछ करना है। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये भी बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, ये समझो पानी के मॉलिक्यूल्स, और ये शक्कर, शक्कर, अब हमारी शुगर लाल हो चुकी है, तो ये रेड कलर की शुगर ऊपर जाएगी,
तो ये मिक्स ही होगा ना ऑब्वियसली, ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है। बिटवीन द स्पेस बिटवीन देम, इन दोनों के स्पेस स्पेस में ये रेड रेड शुगर आ गया है। दिस इंटरमिक्सिंग of two particles, रुको रुको, this intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन कैसे आपको समझना है। ये डिफ्यूजन ना एक्चुअली 11th में भी है, बहुत ही अच्छे से वो प्लांट के चैप्टर में बताया गया है। अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो वो समझ ले। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, ये इस चैप्टर का एक्चुअल में मेन कंसेप्ट है, समझ रहे हो। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये शायद बोर्ड्स में आएगा तो आएगा, ये आ सकता है, कोई मतलब चांस मत लो, ये 101% आ सकता है। डिफ्यूजन का डेफिनेशन कोचिंग में जा रहे हो या फिर स्कूल के टेस्ट में भी ये आ सकता है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको याद करनी है, DEF, ये बुक में लिख लो, ये याद कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं याद फिर भी मैं बताता हूँ। बिना स्टर किए, बिना आपके फोर्स किए अगर कोई चीज़ किस में मिक्स हो रही है तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा मेहनत, कोई एक्स्ट्रा परिश्रम लगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। इससे अच्छा आपको शायद एक्सप्लेनेशन मिले। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। आप एक काम कर लो, पानी गर्म कर लो, उसमें शक्कर डाल लो, ये फास्ट डिज़ोल्व होगा कोल्ड वाटर में शक्कर डालने से। ये चाशनी बनाते वक्त, चाशनी कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में तो साखरेचा पाक कहते हैं। लेकिन मतलब वो शुगर को मिक्स करते हैं पानी में और वो स्वीट स्वीट लिक्विड तैयार हो जाता है। तो वो जो होता है ना, तो ये ज़्यादा फास्ट होता है इससे, मतलब डिफ्यूजन वार्म वाटर में ज़्यादा फास्ट होगा नॉर्मल वाटर से। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। आपको इसका कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ। जब अगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते ही नहीं तो सॉलिड्स भी फॉर्म होते ही नहीं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस सॉलिड समझिए ये ऐसा रॉड है, ठीक है, और अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो आप यहाँ से उठाते यहाँ से गिर जाता, आप यहाँ से उठाते यहाँ से गिर जाता। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये अट्रैक्ट करते हैं, यही वजह है कि सॉलिड सॉलिड बनते हैं, लिक्विड लिक्विड्स बनते हैं और गैसेस गैसेस बनते हैं। गैसेस एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते इतना ज़्यादा जिस तरह से सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स करते हैं। अब इसमें भी एक्टिविटी दी है इन्होंने ईदो मिश्मी, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे लोग खड़े होंगे तो दिस इज़ हाउ लाइक दिस इज़ हाउ लिक्विड्स आर। अब अगर हम कंधे से कंधे, कंधों से मिलते हैं कंधे, अगर हम ऐसे ये जो दी दिया है, अगर वैसे हम खड़े रहेंगे ना तो इस तरह से बंधा होता है सॉलिड। इनमें फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन लिख के दूँ? आई होप ये मुझे ना लिखना पड़े बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेजी था, हूँ, रहूँगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस स्टेटमेंट है लेकिन कई लोगों के दिमाग में नहीं बसे, मतलब नहीं जाएगा ये। सो इन्होंने ऐसा कहा है और थर्ड ग्रुप को सिर्फ एक दूसरे को टच करने को बोला है। मतलब ऐसे गैसेस ऐसे होते, सिर्फ एक दूसरे को ऐसे थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे और दूर दूर रहेंगे थोड़ा सा, तो ऐसे होते हैं हमारे गैसेस। ओके, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। और इन्होंने आस्क किया है लास्ट में कि विच इज़ ईजियर टू ब्रेक। ऑब्वियसली भाई तोड़ दो, सेकेंड इजीली। इन लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता इजीली, इन लोगों को ऐसे थोड़ा सा हार्ड
लगा के तोड़ना पड़ेगा, मतलब एफर्ट डाल के। ओके। फिर और एक एक्टिविटी, आयरन नेल को ले लो, पीस ऑफ चॉक को ले लो, रबर बैंड को ले लो और इनको ठोको, हैमर से ठोको। ये ऐसी एक्टिविटी ये भी है। इन ऑल थ्री अबव एक्टिविटीज सजेस्ट द ठीक है, सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ऑब्वियसली यही तो पढ़ रहे थे हम। अगर आप लोग अभी तक भटके हुए हो तो भाई जाग जाओ, जाग जाओ। हम यही पढ़ रहे थे, यही चल रहा है, ठीक है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ऑब्वियसली द strength of this force of attraction varies from kind of matter to another। अब ये kind of matter to another मतलब सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग, और ही अलग, मतलब गैस के तो नखरे ही अलग होते। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। अब ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है। अगर आपने अभी तक फॉलो किया है तो ये आप कर लोगे। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रखता हूँ पॉज एंड ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। 1 2 3 गो। नेक्स्ट। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ से मैंने सिर्फ पढ़ रखा है, ठीक है। सो आई विल बी रीडिंग दिस विथ यू गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, ठीक है, कर लिया। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? we can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid or gas। obviously states of matter solid, liquid and gas। लेकिन एक्चुअल में एक आपको एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर से फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअल में ना 5 स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। तो आप पूछोगे ये कौन सी? तो वो ये होता है सुपर कूल्ड सॉलिड्स, मतलब सॉलिड को सुपर कूल कर दिया। और दूसरा होता है सुपर हीटेड गैसेस, मतलब गैस को लिया और ऐसा तपाया ना, इतना तपाया कि ये पूरा का पूरा मतलब स्टेट ही चेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं हम प्लाज्मा। और इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा भूल सकते हो, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था, ठीक है। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेट्स हम अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगे, फिजिकल और केमिकल दोनों, ठीक है। द सॉलिड स्टेट, तो भाई द सॉलिड स्टेट, इसका मैं आपको मेरी तरफ से ब्रीफ करता हूँ और फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं ये आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक रीज़न है कि आपको 11th-12th में अगर आप इन नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, भाई एनसीईआरटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आप कहोगे भाई मैं ओसवाल कर लूँगा, सॉरी बुक्स का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो बोर्ड्स के लिए ठीक है। लेकिन जब आप जेई नीट की बारी आएगी तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत अच्छे से आना चाहिए, और नोट्स मेकिंग भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको नोट्स मेकिंग का इतना ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी आदत जा चुकी है, धीरे धीरे लगेगी, लेकिन और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपको मैं सिर्फ एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना चाहिए ना, मैं वो बताता हूँ। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन जब आप थोड़ा रैपिड रिवीजन कर रहे हो ना, तो एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। 11th के बुक में, 12th के बुक में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। ये एक्टिविटीज़ आप छोटे हो इसलिए है, ये इम्पोर्टेंट भी उतनी ही है, लेकिन कैसा है, ये एक बार अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से बन जाता है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एक्टिविटीज़ पढ़ो या एक्टिविटीज़ मत पढ़ो, लेकिन आप छोटे हो इसलिए आपको एक्टिविटीज़ से एक ना एक बार तो जाना चाहिए। घर पे करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई नहीं भाई, सिर्फ पढ़ लो, असेसमेंट कर लो, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आपको ये समझने में भी आसान लगे और सब कुछ। तो इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये थोड़ा ज़्यादा ही पास होते हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही पास होते हैं, इसलिए ये हमको जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ये टुगेदर दिखते हैं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं। इनका फोर्स ऑफ, रुको रुको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
स्पेलिंग कुछ भी हो, हाँ ना, STRNG, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं तो कहता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इनके बाद आते हैं लिक्विड्स, इनके बाद आते हैं गैसेस। इनके मॉलिक्यूल्स यूजुअली वाइब्रेट ही करते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लेंगे। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ठीक है, आप ये आपकी नोटबुक में लिख सकते हो, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, ऐसा टेबल बना के सॉलिड्स में लिख सकते हो कि भाई डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स वॉल्यूम। आप जब सॉलिड आएगा ना तो ऐसा एक मेटल का क्यूब इमेजिन कर लेना, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके देखिए शेप भी डिस्टिंक्ट है, मतलब ये क्यूब का क्यूब ही रहेगा, 100 साल बाद आओगे तो भी रेस्ट आएगा, लेकिन वो बाद में देखते हैं हम। बाउंड्रीज भी वैसी जैसी है वैसी ही रहेगी, वॉल्यूम भी फिक्स ही रहता है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। समझ गए? इसको आप 10 किलोमीटर बड़े, आई मीन 10 मीटर बड़े कमरे में रखो, 20 मीटर बड़े कमरे में रखो, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, वो हम आगे देखेंगे। दे हैव निग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये कॉम्प्रेस होगा नहीं, मेटल का क्यूब कॉम्प्रेस ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने वो देखा हुआ है, मतलब ऐसा मशीन होता है वो ऊपर से नीचे आता है, गाड़ियों को वगैरह स्क्रैप करता है, इसको इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, मतलब ये हाईली हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब निग्लिजिबली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, इनको ज़्यादा इजीली ऐसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हम। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपना अपना शेप रखे। लिक्विड का ऐसा नहीं, लिक्विड ऐसे लेटे रहता है यहाँ वहाँ। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस, मतलब बाहर से अगर फोर्स लगाएंगे तो भी ये शेप ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, ये टूटेगा लेकिन ये झुकेगा नहीं, आई मीन ये शेप नहीं चेंज करेगा भाई। ठीक है, मतलब ये टूटेगा लेकिन शेप नहीं चेंज करेगा। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ईंट होती है ना, ईंट या फिर ब्रिक, इसको आप यह ऐसे टेबल पे रख दो और यहाँ से दबाने की कोशिश करो ताकि ये बेंड हो जाए, बेंड नहीं होगा, ये टूटेगा। इसको ब्रिटल भी कहते हैं, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दे आर रिजिड, मतलब इसको रिजिड कहते हैं, रिजिड, या फिर आपको रिगिड बताएंगे। रिजिड हम कहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, रबर बैंड कैन चेंज द शेप बाय स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, येस इट इज़ अ सॉलिड बट इट इज़ हाईली मेलिएबल, मेलिएबल नहीं कह सकते, लेकिन हाईली इलास्टिक होता है ये, मतलब ये सॉलिड होता है लेकिन ये देखिए इसका शेप थोड़ी देर के लिए चेंज होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आई मीन फ्लेक्सिबल होता है। What about sugar and salt? When they are kept in different jars, they take the shape of jars. Are they solid? कॉमन सेंस की बात है। शुगर जैसा इसका दाना होता है ना, स्क्वायर वाला, या फिर आपके घर में कैसा होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है भाई, ऐसे लाइक 3D शेप में बताता हूँ मैं आपको, छोटा सा, तो इस तरह का होता है शायद, है ना? महाराष्ट्र में तो ऐसा ही है। तो ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, ये शेप नहीं चेंज करते, समझ गए? ऐसा बड़े क्वांटिटी में लेंगे ना तो शेप चेंज होता है, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब जब ये ऐसा होता है तो तब ये अपना शेप नहीं चेंज करता। यहाँ से अगर आप फोर्स करोगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉट अबाउट द स्पॉन्जेस, इज इट सॉलिड द वे इट इज़ एबल टू कॉम्प्रेस? तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा, दे आर एक्चुअली नॉट कॉम्प्रेसिबल, दे जस्ट फिल वाटर इनसाइड देम। अब आप कहोगे नहीं नहीं, हमें तो ऐसा बताया गया कि वो कॉम्प्रेस होते हैं। भाई ये दबते हैं, दब जाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रेस नहीं होते। अगर इसका टोटल मास अगर 10 किलो है ना, सॉरी 10 किलो सॉलिड में, मतलब अगर आप इसमें से एयर निकालेगा तो अगर 10 किलो है ना तो ये उतना ही रहेगा। आई मीन इसको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते।
ये जब इसके अंदर हवा भरती है ना तब ये इसका ओरिजिनल शेप गेन करता है। अगर आप इसमें से हवा निकालोगे तो ऐसे पतली सी ऐसे बन जाएगा। आपको वो आप जब फ्लाइट बोर्ड करते हो ना तो वो कपड़े में से हवा निकालने वाला वो बैग मिलता है। तो इसमें अगर आप वैक्यूम बैग्स आई थिंक वैक्यूम सील्ड वॉट एवर, तो इसमें अगर आप कपड़ा डालोगे और इसको प्रेस करोगे ना तो ये ऐसा ऐसा बन जाता है कपड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्रेस हुआ है, इसके धागे कॉम्प्रेस हुए नहीं हुए, इसमें से सिर्फ हवा निकल गई है। यही सीन होता है स्पॉन्ज के साथ। ऑल ऑल ऑफ द अबव आर सॉलिड एज अंडर द फोर्स एंड वी कैन सी शेप बैक, जो मैंने बताया था भाई। ठीक है, शेप फोर्स इज रिमूव, ये आप पढ़ लो थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉलिड क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, जो मैंने बताया था। ये ऐसा मतलब वो शेप नहीं चेंज करता, सिर्फ ऐसा मतलब ग्रुप के साथ चेंज करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए। अकेला शुगर का पार्टिकल्स चेंज नहीं करेगा। ठीक है। स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, मैंने कहा था हवा अंदर जाती है होल्स से। एयर इज ट्रैप्ड, when it is pressed the air is expelled and we are able to compress it। ठीक है। अब आपको मैं ब्रीफ करूँगा लिक्विड स्टेट के बारे में। इससे पहले आप थोड़ा एक 50 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे और जो हमने यहाँ पे बात की उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने का कोशिश करो। तो हमने पढ़ा था कि भाई गैसेस आर having definite shape, distinct boundaries and fixed volumes। they are negligible they have negligible compressibility, मतलब ये compress नहीं होते। solids में break but difficult to change their shape, this is called as rigid। इस प्रॉपर्टी को हम रिजिड कहते हैं, कुछ लोग रिगिड कहते हैं लेकिन उनका छोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। अगर आपको बचपन से अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग आएगा ना, एनसीईआरटी पढ़ने का अच्छे से मतलब आएगा ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा 11th-12th में ज़्यादा। ठीक है। और अब लिक्विड स्टेट का पढ़ लेते हैं हम। लिक्विड स्टेट में आपको मैं ब्रीफ करूँगा जितना ज़्यादा। रुको हम पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अगर इतना लिक्विड है ना तो इसमें इतना ज़्यादा इस तरह से मतलब जैसा ट्रैफिक है इतना ज़्यादा मतलब डेंसिटी नहीं होता इसका, इसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट फ्लोज। ओके। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत कम होता है, लाइक इससे कम होता है। हम इसको कह सकते हैं वीक, WEAK, वीक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा वीक होता है। तीसरी बात, ये इतना वीक होता है इसीलिए ना ये जिस भी कंटेनर में आप डालोगे ना तो उसका शेप लेगा। पानी आप डालो, आप पानी किस में डालो, नदी में डालो, नदी का शेप लेगा। ग्लास में उठा लो, ग्लास का शेप लेगा। डैम में डालो, डैम का शेप लेगा। आप इसको इंजन में नहीं, इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन फ्यूल टैंक में आप फ्यूल डालो, फ्यूल उसका शेप लेगा। पेट्रोल पंप में वो टैंक के शेप में होता है, वही शेप चेंज होके पाइप में होता है। लाइक दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। तो हम आगे पढ़ते हैं। और एक बात इसकी कि भाई लिक्विड फ्लोज, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। सॉलिड हैज़ टेंडेंसी टू रिटेन इट्स शेप, फिक्स्ड बाउंड्रीज एंड स्टफ, जो लिक्विड में नहीं होता। वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप ऑब्वियसली। रुको मैं ये हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग जब पढ़ेंगे ना आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। जितना मैं गंदा कर रहा हूँ मेरा टेक्स्ट बुक, उतना गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हो भाई, मैं क्या बताऊँ। नो फिक्स शेप, आपको बस पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ऐसे कैसे बोल दिया है। 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए। ठीक है, इमेजिन ही करना है सिर्फ। जैसे मैंने बॉटल ली है, बॉटल में क्या है, पानी। ठीक है, ऐसे भरा पड़ा है पानी पूरा का पूरा। फिर मैंने क्या किया, इससे थोड़ी बड़ी वाली बॉटल ली, दोस्त की स्टील की बॉटल ली वो। और अगर आपका ये पानी इसमें डाल दिया तो ये यहाँ तक ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा पानी। तो वॉल्यूम जो था ना इसका वी पकड़ लो। रुको रुको, मैंने ये थोड़ा
गलत, हाँ ठीक है, वी। जो इसका जो वॉल्यूम है ना, यही इसका वॉल्यूम है यहाँ पे, वी। अब ये आप पानी यही सेम बिस्लरी की बॉटल में डालो, इसका भी वी होगा। आप इसको नाली में फेंक दो, नाली में नहीं फेंकोगे, लेकिन आप इसको पतीले में डाल दो, वी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, आप आई होप यू गाइज आर अंडरलाइनिंग एज वेल। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर they are in which they are kept, the liquid flow and change shape, liquid flows, liquids flow, मतलब liquid flow होते हैं and they change shape, so they are not rigid but can be called fluid। देखिए, fluid मतलब anything that flows, anything in the world that can flow is called as fluid। गैसेस भी फ्लूइड होते हैं, बिकॉज गैसेस भी फ्लो होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन जब हम ऐसा लाइक किसी भी बाउल में पुअर करेंगे ना, मतलब बाउल में डालेंगे ना, तो वो भी फ्लो होता है, बहुत अच्छा फ्लो होता है। या फिर आप कभी आइसक्रीम पार्लर में गए और पैक करके अगर आइसक्रीम लाना हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या कहते हैं, ड्राई आइस देता है। तो वो जो ड्राई आइस होता है ना, वो भी फ्लो होता है थोड़ा थोड़ा, अगर आपने ठीक से देखा हो, थोड़ा सा फ्लो होता है और फिर चले जाता है। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन नाम का एक गैस होता है, BR। तो ये जब आप ऐसे टेस्ट ट्यूब से निकालोगे ना बाहर, तो ये ऐसे ऊपर से नीचे फ्लो होता है। या फिर आप जब पुअर करोगे ना किसी कंटेनर में, तो ये ऐसे ऊपर से नीचे बहुत अच्छे से फ्लो होता है, ठीक है। दैट्स इनफ। refer to activities 1.4 1.5 where they saw that solids and liquids can diffuse into the liquids can diffuse into liquids। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। solids and liquids can diffuse into liquids, मतलब solids and liquids can diffuse into liquids, solids and liquids can be diffused into liquids। इसका मतलब क्या है, solid और liquid diffuse हो सकते हैं, लेकिन एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक 99.9% ऑफ द टाइम्स इसमें लिक्विड ही बनेगा। जब आप नींबू शरबत बनाते हो तो आप सॉलिड शक्कर डालो और मतलब पानी डालो, नींबू का वो नींबू इसमें डाल दो, तो इसमें क्या होता है ना, सॉलिड शुगर और लिक्विड मतलब पानी नींबू का, दे डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। मतलब जब आप इनको मिक्स करो या फिर वैसे ही रहने दो, इनका एंड में लिक्विड ही बनना है, इनका एंड में सॉलिड नहीं बनेगा। कैसा लगेगा ना, लाइक बर्फ़ बन चुका है या फिर पानी का सॉलिड बन चुका है। gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water। ऐसे ही तो फिशेस पानी पीती है, आई मीन ब्रीथ करती है। फिश को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो एटमॉस्फेयर का जो गैसेस होते हैं ना, वो पानी में डिजॉल्व होते हैं जब वेव्स जैसे मतलब एक दूसरे पे क्लैश होती है तब, या फिर वैसे भी होता है, ठीक है। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा भाई, डिजॉल्व हो जाएगा। डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व दोनों होता है, ठीक है। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड, ठीक है मैंने बता दिया। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, ऑब्वियसली, मत करके देखो मुझे क्या। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है ना, वो गिल्स होता है। मतलब ऐसे मैं आपको फिश ड्रॉ करूँ तो बेबी फिश, तो इसके यहाँ पे ना ऐसे 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 गिल्स होते हैं। मैंने शार्क बना दिया, रुको मैं अच्छे से ड्राइंग कर लेता हूँ। समझो ऐसा फिश है हमारा, ठीक है, ऐसे फिश है हमारा, ऐसे इसके दांत हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके ऐसे आँखें, तो यहाँ पे ना ऐसे गिल्स होते हैं। तो गिल्स पानी के अंदर जो होता है ना ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वही लेते हैं। वो अपने बॉडी में फिर ब्लड के अंदर से आई मीन ऑक्सीजन देते हैं, और फिर यही से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है, जो उनके सेल्स मतलब उनकी बॉडी में से भी जो बाहर जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आप मिस नहीं कर सकते। बचपन से लेके आज तक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, इसके पहले वाला भी स्टेटमेंट मैं लूँगा, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। मतलब अगर आप लिक्विड का डिफ्यूजन करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सॉलिड से। इसलिए जो प्लांट्स होता है ना, वो पानी से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं ना, वो पानी से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। इसी वजह से ना जो ड्रग्स आई मीन जो दवाइयाँ होती है ना, जो पानी में डिज़ोल्व होती है, वो काफ़ी अच्छे से अंदर जाती है। या फिर अ, जो वाटर लाइक हम खाने के बाद भी वाटर इसी कारण से लेते हैं कि हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत है। दूसरा कारण ये है कि डिफ्यूजन काफ़ी अच्छे से होता है हमारे इंटेस्टाइन में और हमारी बॉडी में। और ये फूड का अच्छे से डिफ्यूजन होता है। वो अच्छा वाला जो डिफ्यूजन है ना, वो आपको हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब इससे पहले वाला स्टेटमेंट, दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। मतलब लिक्विड लिटरली पापा है इन सभी का। तो लिक्विड में सॉलिड भी डिजॉल्व होगा, लिक्विड में लिक्विड भी डिजॉल्व होगा, लिक्विड में गैस भी डिफ्यूज़ होगा। लाइक ऑल ऑफ देम कैन डू इट। ठीक है, लाइक आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो। बहुत अगर हार्ड लग रहा है तो कोई इजी वाला वीडियो देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग, being here for 51 minutes, almost 52 minutes. This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between them as compared to particles of solid. तो मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बताता हूँ। अगर ये सॉलिड है हमारा, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। तो लिक्विड को एक एडवांटेज है, पार्टिकल्स इतने भी दूर नहीं है, इतने भी पास नहीं है, इसलिए इसके बीच में यहाँ वहाँ पार्टिकल्स बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं। और इस कारण लिक्विड बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगा गैस में से और सॉलिड में से। सॉलिड में तो डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, लेकिन बहुत थोड़ा होता है भाई। गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो डिफ्यूजन हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टिकल में डिस्टेंस होता है ना, तो इस कारण से थोड़ा सा लिक्विड की तरफ, मतलब लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा टेंडेंसी होता है गैस से या फिर सॉलिड से डिफ्यूजन के लिए। द गैशियस स्टेट, अब इस पे भी आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। तो द गैशियस स्टेट, देखिए अब चैप्टर ख़त्म ही होने को आया है, इतना ज़्यादा कुछ बचा तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 बस हो ही गए। तो गैशियस स्टेट में मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि गैशियस स्टेट क्या होता है। तो इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसा खाली कमरा जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ गैसेस है। समझ रहे हो? तो इसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहोगे? तो पहली बात, गैस जिस भी आप बॉटल में डालो, आप अपने बर्तन में डालो, हेलमेट के अंदर डालो, स्पेस सूट के अंदर डालो, जिस जिस जगह पे आप गैस डालोगे ना, तो वो उस चीज़ का शेप ले लेता है। मतलब इसमें वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जिस तरह से हमने देखा है लिक्विड में क्या क्या फिक्स होता है। लिक्विड से फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप सॉरी, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का वैसा सीन नहीं है। गैस जिस भी चीज़ में डालो उसका शेप ले लेगा, मतलब इसका शेप तो वैसे भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा फिक्स नहीं है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है। तो और एक बात, सिंस ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है ना इसमें, तो मॉलिक्यूल्स को पास लाया जा सकता है, इसलिए गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। आपने सुना है क्या? सी एन जी गैस की गाड़ी होती है, रिक्शा होती है। तो ये रिक्शाज और गाड़ियाँ क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है सिंपल, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक फ्यूल है। कॉम्प्रेस्ड मतलब क्या, कि हमने ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाया है उसको, तो इस कारण से ना गैस कॉम्प्रेस हुआ है। इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं फेयर में गया था ना एक बचपन में, तो वहाँ से मैंने गुब्बारा लाया था, और वो जो गुब्बारा था ना, तो वो मैंने 3 4 दिन के लिए यूज़ ही नहीं किया।
उसका क्या हुआ पता है, धीरे धीरे उसमें से जो लाइक उसमें से जो पावर थी ना, सॉरी, उसमें से जो पावर ही बोल रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ, तो उसमें से जो एयर थी ना, तो वो मुझे थोड़ी दिनों बाद कम दिखी। तो मैंने सोचा कि भाई गुब्बारे में से क्या एयर बाहर चली गई क्या? तो इसका जवाब था नहीं, एयर कॉम्प्रेस हो चुकी थी और गुब्बारे का शेप छोटा हो चुका था। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होता है पता है आपको एयर कॉम्प्रेस करने का? रुको एक मिनट सोचने दो मुझे। एयर कॉम्प्रेस अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें गैस है, कोई गैस है, कौन सा है, एयर भी पकड़ सकते हो। तो इसमें एयर है। हाँ हाँ, इसका एग्जांपल एक याद आया। आपने हीलियम के गुब्बारों का वो मशीन देखा होगा, ठीक है? तो उसमें ऐसा मतलब ऐसा सिलेंडर होता है मस्त, और सिलेंडर के अंदर गैस होती है, और वो हीलियम मतलब वो गुब्बारे में डाल देता है, और वो गुब्बारे ऐसे रहते हैं हमेशा, मतलब जैसे हम बचपन में इमेजिन करते हैं वैसे ही गुब्बारे रहते हैं, कभी कभार उड़ भी जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है, पहला रीज़न तो ये है कि भाई इसमें ना बहुत सारा हीलियम बहुत कम एरिया में बिठाया जाता है। हमारे घर का जो गैस होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आता है। मतलब इसका स्टेट चेंज करके गैस से लिक्विड भी बनाया जा सकता है, इस लेवल तक कॉम्प्रेस हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम बनाने के लिए भी यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कोल्ड स्टोरेज में होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है गया है पता है, इंजेक्शन को ले लिया है, इसका सुई निकाल के यहाँ पे ऐसा रबर का कॉर्क बिठाया, मतलब ऐसा ढक्कन लगाया है, और यह पिस्टन है, इसको दबाया है पीछे से जोर से। यहाँ पे जो हवा है ना वो कंप्रेस हो जाती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे आप मिट्टी डालोगे और फिर कंप्रेस करोगे, मैं बताता हूँ कोई नहीं कर पाएगा। लाइक जब तक आप मशीन का यूज़ नहीं लेते कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज these are highly compressible, solids are negligibly compressible. आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। gases are highly compressible compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas uh, can get in homes for cooking. नो ऑक्सीजन सप्लाइड। हाँ, कोविड के टाइम पे आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज वगैरह आया था। तो ये जो ऑक्सीजन है वो ऐसे ही नहीं भेजते, वो कंप्रेस करके भेजा जाता है और सप्लाई किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी जो मैंने बताया था इज़ यूज्ड एज फ्यूल। दिल्ली में जो बसेस है ना वो सारी सीएनजी पे चलती है। और एक बात, रिक्शास भी सीएनजी पे चलती है। तो ये सीएनजी इज़ अ क्लीन फ्यूल। दूसरी बात, ये कॉम्प्रेस्ड होता है। अब आपको पता चला होगा कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, लार्ज वॉल्यूम्स कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू स्मॉलर। नो। हाँ, और एक बात, अब इन्होंने कहा है कि वी कम वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स। मतलब हमारे नोज़ पे, मतलब मैं अभी बेडरूम में बैठा हूँ, अगर मेरी मम्मी चिकन पका रही होगी या फिर कोई मेरी फेवरेट सब्ज़ी पका रही होगी तो मुझे यहाँ तक स्मेल आएगी। वो स्मेल क्यों आती है? Like, कभी सोचा है कि भाई अगर आपका भाई है, वो दूसरे रूम में डीओ डीओ यूज़ कर रहा है, तो वो डीओ का स्मेल आप तक कैसे आता है? कभी सोचा है? बहुत आंसर इजी है इसका, बहुत ही ईजी आंसर है। इसका आंसर है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को स्पीड होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये डिफ्यूज़ बहुत इजीली होते हैं। तीसरी बात, ये इतने ज़्यादा स्पीड पे आई मीन ट्रैवल करते हैं कि आपको स्मेल आ जाता है, क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं किचन से, और ये आपके नाक तक आएंगे, और फिर आपको भूख लगने लगेगी, जो मुझे अभी लगी है, क्योंकि 11:33 हुए हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 1 घंटे का होगा सिर्फ 1 मिनट में। खैर कोई नहीं। कंपेयर टू दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स। मतलब यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी से एनसीईआरटी ये बतानी चाहती है कि भाई द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब आप यहाँ पे ऐसे मतलब लिख सकते हो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन।
रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है गैस में। दूसरे नंबर पे होता है लिक्विड। तीसरे नंबर पे होता है, बताओ आप। सॉलिड आंसर दिया आपने तो, सही है, सॉलिड हो आप तो। आप तो बहुत टैलेंटेड हो भाई, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। तो अब यहाँ पे आते हैं। मुझे थोड़ी नींद आने लगी है, लेकिन ये ख़त्म ही करके सोएंगे भाई। तो ड्यू टू high speed of particles, the large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। मतलब ये एक दूसरे में भी मिक्स हो गए और वैसे हवा में भी मिक्स होंगे ऑब्वियसली। इसमें क्या है, इन द gaseous state the particles move about randomly at high speed। बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट the particles hit each other and also the walls of container। मतलब ये ना, अगर हाँ इस बलून में तो ये पार्टिकल, इसको इमेजिन कर लेते 2 मिनट के लिए, तो ये इतना ज़्यादा तेज़ घूमेगा ना, तो ये अपने फ्रेंड से भी टकराएगा, वॉल से भी टकराएगा। अब आप देख सकते हो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of container। बहुत ही ज़्यादा समझने वाली लाइन है, तो ये हम इसे धीरे से मस्त से आपको इलेबरेट करके पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है ना कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस is because of the force exerted by the gas particles on the per unit of area। मतलब अगर आपको इस गुब्बारे का जो प्रेशर है वो मेजर करना है ना, तो आप क्या करोगे ना, मतलब आप 1 मिनट के लिए ये सोच लो भाई, ये हमारे एक क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम की वॉल है, तो ऐसा आप इमेजिन कर लो, बहुत सारे बॉल्स एक ही टाइम पे हिट कर रहे हैं वॉल्स को, ठीक है, बहुत सारे रैंडमली, यहाँ ही नहीं, यहाँ भी कहीं पर भी हिट कर रहे हैं बहुत सारे बॉल्स। तो इससे क्या होगा ना, हर जगह पे थोड़ा 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 फोर्स लगने लगेगा, है ना, क्या लगने लगेगा, फोर्स। और अगर आपने या फिर मैंने ऐसे 3D में क्लास बनाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो, तो भाई हर वॉल पे फोर्स लगता जाएगा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा। तो हमने क्या किया ना, ये इतना सा काट लिया, इस एरिया को हम बोलेंगे ए एरिया। तो आपने ये तो पढ़ा है, अब हमने इस फोर्स को कह दिया एफ 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 एफ। तो इस पे जो प्रेशर आएगा ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इस गिवन एरिया पे जो फोर्स आएगा ना, तो वो होगा इसका प्रेशर, और ये प्रेशर पड़ता है वॉल्स पे, और इसी कारण से गुब्बारे का शेप ऐसे रहता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। अब ये मैंने आपको लाइक फॉर्मूला तक बता दिया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर किसी एरिया पे फोर्स लग रहा है तो ना इसको हम प्रेशर कह सकते हैं, या फिर जो प्रेशर है ना इस एरिया पे, वो फोर्स का और एरिया का मतलब एक गिवन एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही इसका प्रेशर है। मतलब अगर इस एरिया पे हम प्रेशर निकालेंगे ना, तो वो प्रेशर होगा इसी एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मिनट के लिए मैं इरेज कर देता हूँ ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स थे फिर, तो ये बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये और इनका मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइब्रेशन होता है, मतलब ऐसा धड़ 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 वाला वाइब्रेशन नहीं, नॉर्मल वाला, लेकिन वाइब्रेशन ही होता है।
लिक्विड के पार्टिकल्स देखो थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसेस भी है। देखिए मैंने पहले भी आपने पढ़ा था, ये स्पेसेस होते हैं, इसी कारण इसमें बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व होती है। और फिर आता है हमारा गैस। भाई ये तो सारे कहीं पर भी जा रहे, मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन खैर आप समझ गए हो मुझे क्या कहना है। ये भी आप पढ़ लेना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ज़रूरत नहीं है मतलब वैसे, लेकिन ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। नहीं हुए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। नहीं ढूंढ पाए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, COMM वॉट एवर, कमेंट्स में बता सकते हो। करना है, यहाँ तक फॉलो किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्यों नहीं। और दूसरी चीज़ आपको बताना है, अगर यहाँ तक आपने फॉलो किया है, अच्छे से समझा है, तो आप इसके नोट्स बनाने लग जाओ। इस चैप्टर के इतने भी ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे ये वाली चीज़, और ये, और जहाँ पर भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है ना, बैठ के ठीक से एक्सप्लेन किया है, वो आपको आना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब अब हमारा चैप्टर बचा है बस। अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा बचा है। तो आपको क्या लगता है, 1 मिनट, एक घंटा 6 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपको इससे ज़्यादा मैंने तंग किया तो वैसे भी आप 9th क्लास के हो, आप बच्चे हो अभी, तो मैं तो कहता हूँ कि इसके आगे का जो है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैं अभी बैठ के रिकॉर्ड करूँगा ना, तो उसमें आप पढ़ लेना वो चीज़ इसके आगे का। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। कमेंट, लाइक, शेयर करो दबा के। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब।